डीएलएड द्वितीय वर्ष के सभी अभ्यर्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत। जो आपके आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा है उसकी 5 यूनिट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। छठी यूनिट जो अभी स्टार्ट करी जा रही है, शैक्षणिक नवाचार, शिक्षा में हुए नवाचार और उनसे पहल से परिचय है, ये आपकी यूनिट है जिसमें आपको देश के अन्य राज्यों में शैक्षणिक पहल और नवाचार, जैसे गुजरात में आश्रमशालाएं हैं, हैदराबाद में MVF है, होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम है, ऋषि वैली प्रयोग हैं जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आपको इस तरह। फिर शैक्षणिक पहल नवाचार में आपके राजस्थान में शिक्षाकर्मी योजना है, लोक जुम्बिश योजना है, जनशाला कार्यक्रम है, लहर कार्यक्रम है, दूसरा दशक परियोजना है। ये आपके इस यूनिट में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हस्तलिखित नोट्स हैं आपके सामने कि आश्रमशाला योजना, आश्रमशाला योजना कहाँ की है? तो यह गुजरात राज्य की है। आश्रमशाला योजना 1953-54 में ये प्रारंभ करी गई। 2012-13 तक कक्षा 1 से 7 तक यहाँ पर 453 आश्रमशालाएं गुजरात में स्थापित हो चुकी थी। बच्चों की कुल संख्या 59,000 के करीब थी। 10% इसमें स्थानीय गांव के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित थे आश्रमशाला योजना में। प्रति विद्यार्थी इसमें 31,000 का खर्च का प्रावधान है। प्रति विद्यार्थी 31,000 खर्च का प्रावधान है आश्रमशाला योजना में। फिर MV फाउंडेशन जो हैदराबाद की है वो 1981 से शुरू है। फिर होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, जिसको ओबीसिक्का भी कहते हैं, 1972 से प्रारंभ है। फिर ऋषि वैली प्रयोग जो कर्नाटक का कार्यक्रम है, वहाँ पर स्थापित विद्यालय इसी योजना के तहत स्थापित विद्यालय वाल्मीकि वन्नम कहलाते हैं। फिर आपके शिक्षाकर्मी परियोजना SKP, शिक्षाकर्मी परियोजना जो राजस्थान में लागू हुई 1987 में, SKP भी कहते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी सीडा, जो सीडा है जिसका संबंध स्वीडन से है, SIDA, सीडा के माध्यम से राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना SKP राजस्थान में लागू हुई। 10% बजट इसमें राजस्थान सरकार वहन करती है, बाकी कुछ सीडा का सहयोग रहता है। 1.5 लाख बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना इसका कार्य है। लोक जुम्बिश योजना का आरंभ 1992 में हुआ। लहर कार्यक्रम है, एक लहर कार्यक्रम जो 2008-9 से चल रहा है। फिर है दूसरा दशक परियोजना। दूसरा दशक परियोजना की विशेषता क्या क्या है? तो सहभागिता, विकेंद्रीकरण, गुणवत्ता को प्राथमिकता, सतत परीक्षा और नियोजन, जवाबदेही, ये दूसरा दशक परियोजना की कुछ विशेषताएं। फिर ओबीसिक्का यानी होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम की कुछ मुख्य गतिविधियां हैं। तो गतिविधियां इस प्रकार है: नवाचार पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री का सतत विकास, शिक्षण प्रशिक्षण, स्रोत समूह तैयार करना, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन पद्धति में सुधार, स्कूलों के लिए किट सामग्री उपलब्ध कराना, शैक्षणिक व प्रशासनिक संरचना तैयार करना, अध्ययन सहगामी प्रयास। ये ओबीसिक्का यानी होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम के कुछ गतिविधियां हैं। बड़ा प्रश्न आ सकता है। फिर है शिक्षाकर्मी परियोजना SKP की प्रमुख गतिविधियां। तो ये राजस्थान में जो सीडा, स्वीडन की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है, उसके द्वारा सहयोग से चलती है। तो इसमें क्या क्या उद्देश्य हैं? इसमें उद्देश्य है अनियमित रूप से खुलने वाले विद्यालयों का अधिग्रहण कर लेना, मतलब उनको शामिल कर देना, विद्यालय विहीन गाँवों में नया विद्यालय खोलना, आंगन पाठशालाएं हैं, प्रहर पाठशालाएं हैं, महिला सहयोगी और महिला मार्गदर्शी है, महिला शिक्षाकर्मी को प्रशिक्षण देना है। यही से शिक्षाकर्मी परियोजना की गतिविधियां हैं। फिर लोक जुम्बिश योजना है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां देखिएगा। लोक जुम्बिश परियोजना का महत्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार है: वातावरण निर्माण, भवन निर्माण, महिला विकास एवं बालिका शिक्षा, बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, बालिका शिक्षण शिविर, महिला शिक्षण विहार, सहज शिक्षा केंद्र, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार एवं प्रशिक्षण। फिर अकादमिक संबलन, मदरसा शिक्षा कार्यक्रम, मुक्तांगन, विशेष योग्यता वाले बच्चों की शिक्षा, शाला व्यवस्था कार्यक्रम, चल विद्यालय। ये हो गया आपके इस जुम्बिश योजना की कुछ गतिविधियां। अब जनशाला कार्यक्रम है, जनशाला कार्यक्रम, जिसकी कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार है, यानी स्वयंसेवी संस्थाओं का चयन करना पहले, फिर शिक्षकों का चयन करना, फिर सामुदायिक सहभागिता, फिर शिक्षक प्रशिक्षण, फिर शिक्षण व्यवस्था, ब्रिज कोर्स, महिला एवं किशोर समूह बनाना। इस प्रकार ये आपके जो जनशाला कार्यक्रम है इसकी कुछ प्रमुख गतिविधियां थी। अब देखते हैं प्रश्नों की तरफ। शैक्षणिक नवाचार क्या है? एजुकेशनल इनोवेशन क्या है? इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो नवाचारी कार्यक्रम में विशेष पृष्ठभूमि एवं आवश्यकता वाले बालकों व बालिकाओं के लिए प्रयास किए जाते हैं। नवाचारी कार्यक्रम सामान्य तौर पर चल रहे शिक्षण के अलावा होते हैं, इसमें कुछ नया जोड़ते हैं। कई नवाचार सामान्य तौर पर चल रहे शिक्षण से एकदम अलग भी होते हैं। देश के अन्य राज्यों में संचालित शैक्षिक नवाचारी एवं पहल कौन कौन सी हैं?
देश के अन्य राज्यों में चल रही शैक्षिक नवाचारी शैक्षिक एजुकेशनल इनोवेशन के संबंध में कौन कौन सी पहल है? तो गुजरात में चल रही है आश्रमशालाएं, हैदराबाद में चल रहा है MV फाउंडेशन, मध्य प्रदेश में चल रहा है होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम जिसको हॉवी सिक्का भी कहते हैं, फिर ऋषि वैली प्रयोग जो कर्नाटका में चल रहा है। इसी प्रकार राजस्थान में संचालित नवाचारी कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना है, शिक्षाकर्मी परियोजना है, जनशाला लहर और दूसरा दशक जैसे नवाचारी कार्यक्रम संचालित हैं। गुजरात सरकार ने आश्रमशाला योजना क्यों लागू की? तो गुजरात में अनुसूचित जनजाति की बस्तियां मुख्यतः घने जंगलों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसे स्थानों पर शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में अनुसूचित जनजातियों के बालक बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रख सकता है। इनके बीच शिक्षा सुविधाओं का विकास और प्रसार करने के लिए गुजरात सरकार ने 1953-54 में आश्रमशाला योजना को लागू किया। आश्रमशालाएं कितने स्तरों पर संचालित हो रही है? तो आश्रमशालाएं 3 स्तरों पर संचालित हो रही हैं। पहली है कक्षा 1 से 7 तक के लिए आश्रमशालाएं, फिर कक्षा 9-10 के लिए उत्तर बुनियादी आश्रमशालाएं हैं, फिर कक्षा 11-12 के लिए उच्चतर उत्तर बुनियादी आश्रमशालाएं हैं। फिर आश्रमशालाओं में प्रवेश की क्या नीति है भाई? तो आश्रमशालाओं में प्रवेश यानी प्रथम वर्ष में कक्षा 1 में कुल 30 विद्यार्थी दर्ज किए जाते हैं। इनमें 15 बालक और 15 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। इसके पश्चात प्रति वर्ष 10 बालक व 10 बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता है। MB फाउंडेशन की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? इसका क्या कार्य है? तो MB फाउंडेशन की स्थापना सन 1981 में शिक्षाविद एवं इतिहासकार प्रोफेसर मामिडीपुडी वेंकटरगया की स्मृति में की गई। यह फाउंडेशन बाल श्रम को रोकने के लिए एवं युवाओं के समतावर्धन के कार्य करता है। MB फाउंडेशन के उद्देश्य बताइए। तो MB फाउंडेशन के उद्देश्य हैं औपचारिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर 5 से 14 वर्ष के बच्चों के शैक्षिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बनाना, शिक्षा से वंचित एवं विकास की संभावनाओं से दूर बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। फिर MB फाउंडेशन की क्या मान्यता है? तो MB फाउंडेशन मानता है कि कक्षा 6 से 14 के जो भी बच्चे विद्यालय में दर्ज नहीं है वे सब बाल मजदूर हैं। यह प्रत्येक बच्चे के अधिकारों के बारे में बात करता है, उन्हें पूर्णकालिक औपचारिक शिक्षा देने का समर्थन करता है। फिर ऋषि वैली जो कर्नाटक में चले जा रहे हैं विद्यालय, उन विद्यालयों का प्रारंभ कब और किसके द्वारा किया गया? तो ऋषि वैली स्कूल किसने स्थापित किए? इस पर किसके विचार प्रभाव थे? तो जिद्दू कृष्णमूर्ति जो कि एक दार्शनिक समाजसेवी एवं लेखक थे, उन्होंने 1926 में ऋषि वैली स्कूल स्थापित किए जिस पर श्रीमती एनी बेसेंट के विचारों का प्रभाव था। फिर ऋषि वैली स्कूल का मूल सिद्धांत क्या है? तो इस स्कूल का मूल सिद्धांत है बच्चों की श्रेष्ठ प्रतिभा को मुखरित करना। शिक्षा कर्मी परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या है? SKP योजना है जो इस परियोजना का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को राजस्थान के सुदूर और आर्थिक सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों तक बच्चों तक पहुंचाना, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन उपस्थिति एवं ठहराव में जन सहभागिता से सुधार लाना एवं गुणवत्ता बढ़ाना शामिल था। फिर SKP यानी शिक्षा कर्मी परियोजना को किस प्रकार डिजाइन किया गया? तो परियोजना को इस प्रकार डिजाइन किया गया कि शिक्षा व्यवस्था शिक्षा सेवाओं को समुदाय का साथ मिले ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों के वंचित समूहों की आवश्यकता को समझ सके। फिर SKP की अवधारणा के 3 मुख्य सूत्र बताइए। SKP की अवधारणा के 3 मुख्य सूत्र बताइए। तो इसके 3 सूत्र इस प्रकार हैं कि स्थानीय व्यक्ति सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, जिनमें भी सीखने की ललक और काम करने की लगन है उन्हें प्रभावी प्रशिक्षण दिया जाए, वे दक्षता और योग्यता के साथ शिक्षक की भूमिका निभा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए समुदाय तथा अभिभावकों की भागीदारी एवं सहयोग आवश्यक है। फिर है लोक जुम्बिश परियोजना किस मान्यता पर आधारित थी? तो लोक जुम्बिश परियोजना इस मान्यता पर आधारित थी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करने के लिए समुदाय, बच्चे और शिक्षक के मध्य सहभागिता का संबंध विकसित करना आवश्यक है। फिर लोक जुम्बिश परियोजना के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो लोक जुम्बिश के सामने एक मुख्य चुनौती थी गांव के लोगों को विशेषकर औरतों को शिक्षा के क्षेत्र में लाना। एक दूसरी बड़ी चुनौती भी थी ऐसे सार्थक शिक्षा प्रबंध प्रणाली का विकास जो संकीर्ण कठोरताओं और कमियों से बचकर चल सके। लोक जुम्बिश परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान बताइए।
तो जनता को शिक्षा के लिए संगठित करने में शाला में मानचित्रण, स्कूल मैपिंग तकनीक का उपयोग करना, लोक जुम्बिश का महत्वपूर्ण योगदान था। जनशाला कार्यक्रम क्या है? तो जनशाला कार्यक्रम विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया। यह जन सहभागिता के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं के लिए आवश्यक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने की एक पहल थी। जनशाला शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में उस बचपन को निखारने का प्रयास था जो शहरीकरण, आर्थिक दबाव और सामाजिक विषमताओं के तले दबा जा रहा था। जनशाला किन संस्थाओं का कार्यक्रम है? तो जनशाला भारत सरकार एवं संयुक्त राष्ट्र की 5 संस्थाओं यानी यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनएफपीए, यूनेस्को और आईएलओ, इन सभी 5 संस्थाओं का संयुक्त कार्यक्रम है जनशाला। जनशाला कार्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है? तो इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है इसका समुदाय आधारित होना। यह कार्यक्रम समुदाय भागीदारी एवं विकेंद्रीकरण पर विशेष बल देता है। जनशाला किस बचपन को निखारने का प्रयास था? तो जनशाला शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में उस बचपन को निखारने का प्रयास था जो शहरीकरण, आर्थिक दबाव और सामाजिक विषमताओं तले दबा जा रहा है। ये बच्चे शिक्षा से वंचित तो हैं ही साथ स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ जल, शौचालय, पोषण युक्त भोजन जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम हैं। लहर कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया? तो प्राथमिक शिक्षा में विद्यार्थियों के नामांकन और ठहराव को बढ़ाने एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सत्र 2008-9 में राज्य में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लहर कार्यक्रम आयोजित प्रारंभ किया गया। 2008-9 से यूनिसेफ के सहयोग से। लहर शिक्षा में मूल्यांकन की कोई 2 विधियां बताइए। तो लहर शिक्षा कार्यक्रम में प्रत्येक बच्चे को मूल्यांकन के लिए अभ्यास पुस्तिका दी जाती है। इसमें सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अंतर्गत ही सतत मूल्यांकन का कार्य किया जाता है। 3-4 माइलस्टोन पूर्ण होने पर एक बार पुनः अब तक सीखे हुए का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा दशक शिक्षा कार्यक्रम। दूसरा दशक किस प्रकार का कार्यक्रम है? एक तरह से देखा जाए तो दूसरा दशक 11 से 20 आयु वर्ग के व्यक्तियों के शिक्षण एवं विकास का कार्यक्रम है। तो इस प्रकार ये आपका 1992 के बाद का जो भारत में शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए, नवाचार किए गए, इनोवेशन, वो था जनशाला लहर कार्यक्रम, इसके प्रमुख थे। और इसमें लोक जुम्बिश परियोजना, शिक्षाकर्मी परियोजना, ऋषि वैली स्कूल, गुजरात का आश्रमशाला जैसे प्रश्नों पर से प्रश्न आपके एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।